हेलो दोस्तों, स्वागत है सुबह के डीएस क्लासेस में। 150 क्वेश्चंस का जो सेट है जो आरआरबी जी 2019 में पूछा गया था मैकेनिकल का, वो एक ही वीडियो में पर सेट करके मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ, जिसमें आपको 150 क्वेश्चंस का डिस्कशन देखने को मिलेगा। और ये आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जितना भी टेक्निकल पोर्शन है चाहे नॉन टेक्निकल पोर्शन सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, प्लस उससे जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दे पाऊँ इस मतलब उस क्वेश्चन से रिलेटेड, वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसलिए ये पूरा लेक्चर देखना, आपका रिवीजन भी एक तरीके से अच्छी तरीके से होगा और बहुत कुछ यहाँ पर सीखने को भी मिलेगा। तो चलिए टाइम बर्बाद ना करें, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। राइडर कप जो होता है इस किस स्पोर्ट से संबंधित है? ये गोल्फ से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द कॉन्स्टेलेशन उर्सा माइनर कंटेन्स द ग्रुप ऑफ स्टार्स कॉमनली यू कॉल्ड द, उसको बोलते हैं लिटिल डीपर बोला जाता है। ठीक है, तो ये सब सारे क्वेश्चन ऐसे है कि जो आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री वगैरह में, ठीक है, ये ज्योग्राफी में, तो ये डायरेक्ट इस तरीके से पूछ लिया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट ये आपका देखना, इससे बहुत सारे कंसेप्ट भी आपको मैं क्लियर कर दूंगा। विच इज द फॉलोइंग इन्वेंट्री कॉस्ट रिप्रेजेंट द कॉस्ट ऑफ लॉस of demand due to shortage in supply. What is inventory? Inventories are the item which kept in store, which kept in store for future use. तो हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको फ्यूचर यूज़ करने के लिए इसको स्टोर करके रखते हैं। तो जैसे कि मान लो कोई शॉप है, कोई दुकानदार है, तो कोई आइटम उसने अपना स्टॉक करके रखा है, ठीक है। तो जैसे ही उसका कोई कस्टमर आता है, अगर उसके पास स्टॉक में अगर आइटम रहेगा तो वो कस्टमर को दे देगा। सपोज दैट स्टॉक में आइटम उसका ख़त्म हो गया है और कोई कस्टमर आया उसके पास, तो क्या वो आइटम उसको दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। मतलब उसके पास एक तरीके से लॉस हो गया कि अगर वो स्टॉक रखता तो वो इन्वेंट्री आराम से उसको दे पाता। ठीक है, तो उस कॉस्ट को बोला जाता, वो जो आपका कॉस्ट ऑफ लॉस हो उसको बोला जाता है स्टॉक आउट कॉस्ट। यही पूछा गया था। ठीक है, इसीलिए बहुत सारे आपने इन्वेंट्री एनालिसिस किया जाता है कि कौन सा इन्वेंट्री को कितना रखना नहीं रखना। आपने ABC एनालिसिस पढ़ा होगा कि ए वाला इन्वेंट्री जो होता है सबसे ज़्यादा कॉस्ट का होता है, बी होता है मीडियम कॉस्ट का, सी सबसे कम कॉस्ट का होता है। इसलिए इसको सबसे ज़्यादा भर के रख दिया जाता है ताकि इसको लंबे टाइम के बाद रिव्यू करना पड़ता है। ए वाला जो होता है इसको फ्रीक्वेंट रिव्यू करना पड़ता है। ये 80% टोटल कॉस्ट का ही इसमें ए वाला आइटम जो रहता है इसका लग जाता है, इसलिए इसको कम हम लोग रखते हैं, इसको फ्रीक्वेंट रिव्यू करते हैं। बी वाला जो है मीडियम में आता है। तो ये आपने पढ़ा होगा ABC एनालिसिस। ठीक है, वाइटल, इसेंशियल और डिज़ायरेबल आइटम का एनालिसिस, स्केयर और डिफ़िकल्ट और इजी यूज़ करने का अकॉर्डिंग जो इन्वेंट्री का क्लासिफिकेशन किया गया, ये सारा इन्वेंट्री एनालिसिस होता है। और कोई भी इन्वेंट्री है, कोई भी आइटम, मान लो कोई आइटम है, तो उसका अगर 10 आइटम है तो एक आइटम को खरीदने में जो कॉस्ट लगता है उसको यूनिट कॉस्ट बोलते हैं। इस 10 आइटम को मान लो सपोज जहाँ पे हम लोग रखेंगे उसको रखने में जो खर्च आता है उसको कैरिंग कॉस्ट बोलते हैं। प्रोक्यूरमेंट कॉस्ट मतलब टोटल जो इसको खरीद के ला रहे हैं टोटल 10। और एक आता है ऑर्डरिंग कॉस्ट, जो हम लोग ऑर्डर करके मंगवाते हैं ट्रांसपोर्टेशन के हेल्प से, उसको ऑर्डरिंग कॉस्ट बोलते हैं। यहीं पे आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जो कि एक ऑप्टिमम क्वांटिटी है। अगर इतनी क्वांटिटी अगर हम लोग मंगाते हैं √T2D C0/CH, जहाँ पे D एनुअल डिमांड है, C0 है आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट, CH है होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर। तो ये एक ऐसा क्वांटिटी निकल के आता है जहाँ पे टोटल कॉस्ट जो होता है वो आपका मिनिमम दिखता है। इस तरीके से आपने ग्राफ यहाँ पे देखा होगा। ठीक है, इस यहाँ पे जो ये वाली क्वांटिटी होती है ना, इस क्वांटिटी पे जो कॉस्ट होता है वो सबसे कम होता है। अगर इस क्वांटिटी से ज़्यादा या इस क्वांटिटी से कम मंगाएंगे तो कॉस्ट जो होता है बढ़ने लगता है। ठीक है, यहाँ पे कॉस्ट होता है सॉरी, और नीचे में होता है क्यू होता है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। PWST का मतलब क्या होता है? देखो भाई, आई होप आपको ये डिस्कशन मज़ा आएगा। तो भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और अच्छी चीज़ लगे तो दोस्तों के साथ जरूर इसको शेयर कर लेना। व्हाट इज़ द एक्सपेंशन ऑफ PWST वेल्डिंग? तो PWST का मतलब होता है पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट। वेल्डिंग करने के बाद भी उसमें क्या होता है, बहुत सारे डिफेक्ट आ सकता है उस मटेरियल के अंदर में। वेल्डिंग जहाँ पे जो जोन होता है तो उसको हीट ट्रीटमेंट भी किया जाता है, उसको पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट बोला जाता है। ठीक है, PWST। अपने यहाँ पे आर्क वेल्डिंग, सॉलिड स्टेट वेल्डिंग बहुत सारा पड़ा होगा। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग द स्पीड ऑफ ए स्टीम टरबाइन कॉन्स्टेंट फॉर वेरियस लोड नॉन एज। वेरियस लोड मतलब हमें पता है कि स्टीम टरबाइन में जहाँ पे वाटर को पहले, अब देखो ये क्वेश्चन एक्चुअली है किसका, ये क्वेश्चन एक्चुअली में है ये आपका पावर प्लांट का, लेकिन फिर भी इन लोगों ने पूछ लिया है। सिलेबस में दिया नहीं, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन इन्होंने एक इक्का दुक्का आपको मशीन डिजाइन से भी मिल जाएगा, थ्योरी ऑफ मशीन से भी मिल जाएगा। तो अब उसके लिए आपको ज़्यादा दिमाग नहीं खराब करना, जो सिलेबस दिया हुआ था रेलवे बस उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना। ठीक है, अगर ये सब क्वेश्चन अगर आपने सपोज कभी SSC JEE की तैयारी किया होगा, अगर आपको याद आ गया तो टिक लगा लेना। कि स्टीम टरबाइन कैसे चलता है कि यहाँ पे जो लेटेंट एनर्जी होती है आपका किसका, स्टीम का,
तो वो नोजल के द्वारा फिर इस टरबाइन को रोटेट करवाता है, और हम लोग यहाँ पे जो इसकी हीट एनर्जी उसको कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, काइनेटिक एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी में बोल सकते हो, और मैकेनिकल एनर्जी को फिर हम लोग कन्वर्ट करते हैं किसमें, आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो अब मान लो कि लोड बढ़ गया, लोड बढ़ गया मतलब इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन बढ़ गया तो या घट गया, तो उसका लोड को जो मतलब कांस्टेंट सप्लाई जो करता है वो कौन करता है, वो गवर्निंग होता है, ठीक है, गवर्न करता है ये। और ब्लीडिंग का मतलब होता है कि जो टरबाइन होता है ना, टरबाइन से अगर बीच में ही अगर हम लोग कोई स्टीम को निकाल लेते हैं, पूरी तरीके से इसको एक्सपेंशन होने नहीं देते हैं, बीच में अगर निकालते हैं तो उसको ब्लीडिंग बोला जाता है, ठीक है, ये याद रखना। रीहीटिंग मतलब एक से अगर ज़्यादा मान लो टरबाइन है, तो वह ये फर्स्ट स्टेज का टरबाइन, ये सेकंड स्टेज का टरबाइन है, फिर यहाँ से ये एडजस्ट हुआ, फिर इसको हम लोग रीहीटिंग करके इसका टेम्परेचर बढ़ा के फिर वो दूसरा टरबाइन में भेजते हैं, तो उसको हम लोग रीहीटिंग प्रोसेस बोला जाता है, ठीक है। तो ये ब्लीडिंग हम लोगों ने पढ़ा है, रैंकाइन साइकिल जो होता है, जिसमें टीएस डायग्राम आपने कुछ इस तरीके से देखा होगा, जहाँ पे इस तरीके से काम करता है आपका कौन, ये आपका यहाँ से बॉयलर हो गया, यहाँ पे टरबाइन हो गया, यहाँ पे कंडेंसर हो गया, यहाँ पे पंप लगाते हैं, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, द एल्जेब्रिक सम of the resolved parts of a number of forces in a given direction is equal to the resolved part of their resultant in the सेम डायरेक्शन, दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। इसको थोड़ा सा अपना पोज करके अच्छे से इस वीडियो क्वेश्चन को समझ लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ क्वार्टर सर्कल पूछ रहा है, ठीक है। अबाउट इट्स डायमेट्रल एक्सिस, तो ये आपका क्वार्टर सर्कल के लिए पूछा गया, तो हो जाएगा आपका पाई डी रेज टू पावर 4 256। ऐसे ही कि अगर हाफ पूछता तो पाई बाई 64 इंटू डी रेज टू पावर 4, अब ये 4 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि क्वार्टर से पूछा ना, ये 256 हो जाए, इसलिए इसका आंसर भी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं कि कंटिन्यूटी इक्वेशन जो होता है ना, तो ये कंजर्वेशन ऑफ मास पे, मास फ्लो रेट इनलेट और मास फ्लो रेट आउटलेट पे ये डिपेंड करता है। तो ये रो वन A1 V1 इज इक्वल टू रो टू A2 V2 होता है, लेकिन लिक्विड के केस में जो डेंसिटी होती है जैसे वाटर है तो वो कांस्टेंट होता है, इसलिए ये A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 ये निकल के आता है कंटिन्यूटी इक्वेशन, ठीक है, जहाँ V1 V2 क्या वेलोसिटीज है। अगला क्वेश्चन देखो, व्हेन अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू टू इक्वल एंड अपोजिट पुल्स, equal and opposite as a result of which the body tends to extend its length, the stress and strain induced are। तो हमें पता है कि इस तरीके से अगर क्या बोला कि टू इक्वल एंड अपोजिट पुल्स, इक्वल भी है, मान लो ये P1 है, इक्वल एंड अपोजिट ये भी P1 है, इक्वल है और अपोजिट डायरेक्शन में दोनों का पुल कर रहा था, इसमें जो टेंजाइल स्ट्रेस जो होता है और टेंजाइल स्ट्रेन डेवलप होगा। इस यहाँ से हम लोगों ने पढ़ा होगा हुक्स लॉ, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और इसको जब हटाते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट को तो स्ट्रेस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई इंटू सिग्मा, और ये होता है स्ट्रेन। स्ट्रेन मतलब चेंज इन डायमेंशन अपन ओरिजिनल डायमेंशन, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे इस तरीके ऑपोजिट पुल करेंगे तो इसका लेंथ खींचेगा, तो इसमें हो जाएगा चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ, क्लियर, ये स्ट्रेन कहलाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर भी हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ रेफ्रिजरेंट R11। देखो यार सारे जितने भी रेफ्रिजरेंट होता है यहाँ पे आपने एक नोमेनक्लेचर R M-1 N+1 इंटू पी N प्लस पी प्लस Q इज इक्वल टू 2M+2 और CHF MnPQ। अगर आप लोगों को अगर हाइड्रोकार्बन का कोई दिया हुआ है मान लो इस तरीके का फॉर्म में, और इसको इस तरीके का फॉर्म में अगर आपको निकालने के लिए बोलता है तो आप इजीली निकाल सकते हो, या इसको इस तरीके से कंपेयर करके जो है M-1 दिया हुआ है, N+1 ये दिया हुआ है, तो आप ये जो रेफ्रिजरेंट का नोमेनक्लेचर है आराम से निकाल सकते हो। तो भाई मेरे सबसे बड़े ये चीज़ बोलूँगा कि आप लोग जो है सारे रेफ्रिजरेंट का एक जगह लिख के उसका जो ये फॉर्म होता है इसका हाइड्रोकार्बन के अलावा ये जो नोमेनक्लेचर होता है वो आप इसको याद कर लेना, ठीक है। तो R1 मतलब होता है CFCl3 होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। रेफ्रिजरेंट जो होता है ये क्या होता है, ये हीट को एब्जॉर्ब करता है, जो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम देखते हो TS डायग्राम में VCRS, ठीक है, ये आपका, और यहाँ पे जो अपना जितना भी RAC में जो साइकिल होता है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है, ठीक है। तो यहाँ से 1 से 2 इवेपोरेटर, 2 से 3 कंप्रेशर, 3 से 4 कंडेंसर और 4 से 1 थ्रॉटलिंग डिवाइस, ये एक्सपेंशन डिवाइस बोला जाता है। सबसे ज़्यादा कम टेम्परेचर कहाँ पर रहता है ना, ये इवेपोरेटर के इनलेट पे होता है, यहीं से ये हीट को एब्जॉर्व करता है, कंप्रेसर इसको कंप्रेस करता है, कंडेंसर जो हीट का रिजेक्शन करता है एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, और यहाँ पर थ्रॉटलिंग प्रोसेस जहाँ पे एंथैल्पी H1 = H2 होता है, ये एक्सपेंशन होता है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं कि द प्रोसेस ऑफ एनलार्जिंग द होल्स टू एक्यूरेट साइज इज कॉल्ड। अब हमें पता है कि होल अगर किसी सरफेस पे करना है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रिलिंग बोलते हैं। तो हमने होल तो कर दिया, बट अगर हमको एक्यूरेट बनाना है उसको, ठीक, अंदर में जो उसका सरफेस है अगर रफ है उसको फिनिशिंग करना है, ठीक है, तो उस
प्रोसेस को बोला जाता है रिमिंग। रिमिंग से हमें एक्यूरेट सरफेस फिनिश होल का मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ लेता कि बताओ कोई होल 10 mm का है, ठीक है, इसको 15 mm का करना है, तो क्या करोगे? तो उस एनलार्ज करना, इस होल को बड़ा करना, तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? बोरिंग बोला जाता है, ठीक है। बोरिंग में भी अलग अलग बोरिंग होता है, काउंटर बोरिंग, काउंटर सिंकिंग बोरिंग, क्लियर है। चलो, नर्लिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे सरफेस को रफ किया जाता है। ये मटेरियल रिमूवल रेट जो होता है इसमें 0 होता है, क्लियर है। तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आई होप डिस्कशन में आपको मज़ा आ रहा होगा भाई। मज़ा आ रहा होगा तो उसको लाइक करो और दोस्तों के साथ शेयर करो। द अमाउंट ऑफ टाइम बाय विच एन एक्टिविटी कैन बी डिलेड विदाउट अफेक्टिंग प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम। हमें पता है कि पर्ट और सीपीएम आप लोग 2 टर्म सुनते होंगे, ठीक है। पर्ट का मतलब होता है प्रोजेक्ट इवोल्यूशन रिव्यू टेक्निक, सीपीएम क्रिटिकल पाथ मेथड। ये प्रोबेबिलिस्टिक होता है, ये डिटर्मिनिस्टिक होता है। ये 3 टाइम पे बेस्ड होता है, जैसे कि मैकस्पन टाइम, पेसिमिस्टिक टाइम और ऑप्टिमिस्टिक टाइम। ये 1 टाइम पे बेस्ड होता है। इसमें क्रैशिंग कर सकते हैं, इसमें क्रैशिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका जो होता है इसमें ये इवेंट ओरिएंटेड होता है। ये जो आपका एक्टिविटी होती है, आपने देखा होगा एक्टिविटी मतलब कोई भी हम लोग प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए अलग अलग तरह की एक्टिविटी इस तरीके से होता है। ये इवेंट ओरिएंटेड होता है, ये एक्टिविटी ओरिएंटेड होता है। ये सब सारी चीज़ आपको डिफरेंस हो गया, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, ठीक है। इसमें पूछा गया कि मान लो बहुत सारी एक्टिविटी को मिला के कोई प्रोजेक्ट खत्म होता है, तो उसमें अगर किसी एक अगर हम लोग एक्टिविटी को डिले कर दें जिससे पूरा प्रोजेक्ट में अगर अफेक्ट नहीं पड़ता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको टोटल फ्लोट बोला जाता है, ठीक है। 3 तरह का फ्लोट होता है, टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट, इंडिपेंडेंट फ्लोट। टोटल फ्लोट जो होता है ग्रेटर देन फ्री फ्लोट से होता है, फ्री फ्लोट ही ग्रेटर देन इंडिपेंडेंट फ्लोट होता है। तीनों में क्या डिफरेंस होता है? अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो भाई जाकर अपना जरूर चेक करना। अगर नहीं पढ़ा होगा तो प्लेलिस्ट में जाना, इन्वेंट्री से रिलेटेड मैंने वीडियोज़ बनाया हुआ, वहाँ पर जाकर देख सकते हो। द प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द एरिया फ्रॉम दैट एक्सिस इज नोन एज, उसको हम लोग क्या बोलते हैं ना? उसको बोलते हैं सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया। अगला क्वेश्चन 2000 हु वाज अपॉइंटेड इंडियन। चलो ये तो उस टाइम का क्वेश्चंस पूछा गया होगा, करंट अफेयर्स। अब देखो 3 तरह ग्राइंडिंग होगा, रफ ग्राइंडिंग, फिनिश ग्राइंडिंग, सुपर फिनिशिंग। तो आपको ये सारे नंबर ग्राइंडिंग रेशियो का पता होना चाहिए। तो ग्राइंडिंग रेशियो वेरीज फ्रॉम, रफ ग्राइंडिंग के केस में ये होता है 1 से लेके 5। बाकी का भी आप लोग आई होप आप लोगों ने नोट करके रखा होगा कहीं पर। अगला क्वेश्चन, द मिनिमम एंगल मेड बाय एन इंक्लाइंड प्लेन with the horizontal such that an object placed on the inclined surface just begin to slide, मतलब just begin ये slide करना चालू कर दे, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। अगला क्वेश्चन, द डिमांड रेट फॉर अ पर्टिकुलर आइटम इज इतना यूनिट पर ईयर्स, द ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 100 per order and the holding cost is 0.8 per item per month. If no shortages are allowed and the replacement is instantaneous, then the economic order quantity, we know that very well that economic order quantity is equal to under root 2 DC not upon CH। अब सारे यूनिट को एक जैसा रखना है, अगर एनुअल है तो एनुअल के हिसाब से ही रखना है, ठीक है। तो ये अंडर रूट 2 डिमांड कितना है? देखो 12,000, ये पर ईयर में है, वेरी गुड। इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये एक ऑर्डर को ऑर्डर करते हैं तो पर ऑर्डर मतलब आपका ये पर ऑर्डर का जो कॉस्ट लग रहा है ये कितना 100 है। अब यहाँ पे देखो होल्डिंग कॉस्ट पर मंथ है, तो हमको पर ईयर में कन्वर्ट करना है। 0.8 इसको मल्टीप्लाई कर दो भैया, पर मंथ में अगर इतना लगेगा तो 1 साल में कितना लगेगा? तो 1 साल में इसको 12 से मल्टीप्लाई कर लो। अब इसको सोल्व करो तो ये 3 0 आ गया, ठीक है। यहाँ से 1 0 तो 4 0, 2 2 चौके 8, 4 4 25, तो 25 की जगह यहाँ 5 निकलेगा, 4 0 की जगह 2 0 निकल के आएगा। तो 500 यूनिट जो होता है यहाँ पे आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इस क्वेश्चन का निकल के आएगा। इसको आप लोग जरूर सॉल्व करके देखना। चलो अगला क्वेश्चन, टेम्परेचर इन्वर्जन इज अ कंडीशन इन विच द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो ये हम लोग देखते हैं कि जो टेम्परेचर इन्वर्जन जो होता है, तो एटमॉस्फेयर में जैसे आप हाइट पे, जैसे अर्थ है तो अर्थ से ऊपर जाता है तो ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, ठीक है, आइनोस्फीयर और एक्सोस्फीयर मिलता है। ये अलग अलग स्फीयर बना होता है। एटमॉस्फेयर क्या होता है? ये आपका थिक लेयर ऑफ गैसेस होता है जो अर्थ के चारों तरफ में ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये पॉसिबल है। तो स्ट्रेटोस्फीयर हमको पता है कि यहाँ पे ओजोन लेयर होता है जो कि हमें बचाता है यूवी अल्ट्रावायलेट रे जो होता है उससे बचाता है। यहीं पर आपका फ्लाइट वगैरह जो उड़ती है इस स्ट्रेटोस्फीयर में उड़ता है, ठीक है। तो जैसे आप हाइट के साथ ऊपर जाते हो ना, तो एल्टीट्यूड के साथ जो होती है टेम्परेचर जो होती है बढ़ता है, ऑलवेज इंक्रीज विथ एल्टीट्यूड, यही पूछा गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिस्टेंस फ्रॉम द जॉइंट रूट। हमें पता है कि वेल्ड फेस अगर इस तरीके से मिलता है तो इसको लोग रूट बोलते हैं, इसको टॉय बोलते हैं, ठीक है। और ये आपका थ्रोट होता है। तो रूट और टॉय के बीच में जो ये आपका लेंथ होता है, यही क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन द जॉइंट रूट ये वाला टू द टॉय ऑफ द वेल्ड इज कॉल्ड, तो इसको बोला जाता है आपका
लेग बोलेंगे, ठीक है। इसलिए इसका आंसर ये आपको वेल्ड फेस हो गया, एक्चुअल थ्रोट ये हो गया, ठीक है। चलो आंसर आगे बढ़ते हैं। द क्लियरेंस रेशियो फॉर सिंगल स्टेज कंप्रेशर लाइज बिटवीन, देखो अब ये कंप्रेशर का पूछते हैं, ये भी पावर प्लांट से क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी यहाँ पे रैंडम एक दो क्वेश्चन आपको ऐसे मिल ही जाएंगे जो आपको सिलेबस के बाहर से पूछा गया, लेकिन इसके लिए आपको भागना नहीं है। जो सिलेबस में दिया हुआ रेलवे का 10 टॉपिक मिड टेक्निकल पोर्शन का, उसी को आपको तैयारी करना है, ठीक है। तो ये 4 एंड 10% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम एटम। तो आपको पता होना चाहिए एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है भैया। तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है तो आपका 13 होता है, तो ये 283 होता है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 52 ग्राम ऑफ हीलियम। तो मोलिकुलर मास इज इक्वल टू, आपको आप लोगों ने पढ़ा होगा, अपने हम लोगों ने क्या पढ़ा होगा कि नंबर ऑफ मोल्स इनटू इज इक्वल टू मोलिकुलर मास। तो अब हम लोग मोलिकुलर मास दे के रखा हुआ है, अब ये नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए बोला था, मास कितना हो जाएगा, हीलियम है, इसको 4 से डिवाइड कर देना तो 13 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स है बोल्ड बाउंड्री इन MS एक्सेल। तो ये कंप्यूटर का यार एक्सेल वगैरह माइक्रोसॉफ्ट से वर्ड से इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपको एक्चुअल में पता होगा तभी टिक लगाना, अदरवाइज आप वहाँ पर गलत करोगे एग्जाम हॉल में, और निगेटिव मार्क्स से बचना है आपको एग्जाम में, ठीक है। तो आंसर की इसका हो जाएगा एक्टिव सेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द ऑब्जेक्टिव नॉर्मलाइजिंग। नॉर्मलाइजिंग एक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है जो कि हम लोग फर्नेस में गर्म करके बाद इसको ओपन एयर में जो होता है हम लोग इसको ठंडा करते हैं, जो कंपोनेंट होता है। तो ये इंटरनल स्ट्रेस को रिमूव भी करता है, मशीनेबिलिटी को भी बढ़ाता है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को बढ़ाने के लिए ही हम लोग नॉर्मलाइजिंग करते हैं, जैसे डक्टिलिटी, मेलिएबिलिटी, टफनेस, स्ट्रेंथ, हार्डनेस, ठीक है। तो ये ऑल ऑफ द ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। यहीं पर अगर एनिलिंग होता है तो एनिलिंग में जो कूलिंग किया जाता है फर्नेस के अंदर में किया जाता है। द एग्जाम्पल ऑफ रोटेशनल मोशन इज, तो मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। सॉरी, ये सन है ना, अगर ये अर्थ अगर इसके ऊपर रोटेट करेगा सन के चारों तरफ तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको रिवॉल्यूशन बोलेंगे। लेकिन अर्थ अगर अपने ही एक्सिस पे जो घूमती है जिसके कारण दिन और रात होता है उसको स्पिनिंग ऑफ अर्थ बोलेंगे। अर्थ का रोटेशन ये होता है, ठीक है, रोटेशनल मोशन ये हो गया। और इसके चारों तरफ मूव करता जो सीजनल का जो चेंजेस होता है, स्प्रिंग, समर सीजन, विंटर सीजन, आपका रेनी सीजन, तो ये सूरज के चारों तरफ जो परिक्रमा लगाता है उसके कारण होता है। क्लियर, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट इन द लॉज ऑफ ड्राई फ्रिक्शन। तो ड्राई फ्रिक्शन के कारण इसमें कौन सा इनकरेक्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है एग्जाम हॉल में, अदरवाइज गलत करोगे। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द, नहीं, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पर ही डिपेंड करता है फ्रिक्शन, ठीक है। तो ये गलत बोल रहा है, तो हमको गलत चूज करना था। क्लियर है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा। चलो आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए सेमी सर्कल लाइज एट ए डिस्टेंस ऑफ, कितना पे लाई करता है भैया, देख 4r/3π पे लाई करता है, फ्रॉम इट्स बेस मेजर 4r/3π पर लाई करता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल एक जगह है कनाडा में जो बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, कि अगर जो स्ट्रेटोस्फीयर में जो ओजोन का लेयर है उसको फटने से बचाना है, जैसे क्लोरीन का आइटम या रेफ्रिजरेंट हम लोग अगर क्लोरीन वाला अगर यूज़ करते हैं जिसके कारण ये ओजोन लेयर मेरा डिप्लीट होता है ना, तो उसके कारण जो आपका प्रोटोकॉल बना हुआ है उसको बोलते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि ओजोन लेयर को डिप्लेशन से बचाता है। तो डिफरेंट जैसे काइटो प्रोटोकॉल आपने नाम सुना होगा, ये अर्थ को ग्लोबल वार्मिंग से बचाता है, जो कि काइटो एक जगह था, जापान में जगह था। क्लियर है। अगला क्वेश्चन पूछा, द लेंथ ऑफ द स्लॉट वेल्ड कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रेशियो ऑफ, तो स्लॉट वेल्ड का जो होता है लोड टू अलाउबल स्ट्रेस से ऑब्टेन किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, मरकरी डज नॉट वेट द ग्लास। हमने देखा होगा कि जब किसी यहाँ पे अगर यहाँ पे रखा हुआ है क्या, कुछ भी लिक्विड वगैरह रखा हुआ है और यहाँ पे मरकरी हम लोगों ने डाला हुआ है, तो देखते हैं कि मरकरी जो होता है ये वेट नहीं करता है, मतलब आपका क्या नहीं होता है, एक तो ये इसका लेंथ जो होता है इसका जो होता है ये फॉल करता है। तो मरकरी जो होता है ग्लास को वेट क्यों नहीं करता है, तो इसका ये रीज़न होता है कि इसमें तक ये फॉल होता है, ठीक है। और वाटर के केस में ये हाइट जो होता है ये इसका जहाँ पे लिक्विड रखा हो उससे राइज कर जाता है, क्योंकि मरकरी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड होता है दैट बॉन्ड इज नोन एज कोहेजन बॉन्ड, और अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं एडेजन, एडेसिव, ठीक है। तो मरकरी क्यों नहीं वेट करता, क्यों नहीं गीला करता है ग्लास को, क्योंकि उसमें कोहेजन बॉन्ड जो होती है उसमें मजबूती उसकी दिस इज ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड। तो प्रॉपर्टी पूछा तो इसलिए ये सरफेस टेंशन हो जाए, क्योंकि सरफेस टेंशन भी जो होता है कौन सी प्रॉपर्टी के कारण होता है, तो ये कोहेजन बॉन्ड के कारण ही होता है, ठीक है।
अगर लेकिन पूछा जाता है, अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेते ना कि मर्क्यूरी डज नॉट वेट द ग्लास, तो किस बॉन्ड के कारण, तो कोहेजन बॉन्ड के कारण होता है। क्लियर है। लेकिन यहाँ प्रॉपर्टी पूछा लिक्विड का, तो सरफेस टेंशन उसकी प्रॉपर्टी हो गई। क्लियर है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। गेज प्रेशर एट ए पॉइंट इज इक्वल टू, हमें पता है कि भाई एब्सोल्यूट प्रेशर, यहाँ पे हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेते हैं, ये एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर हो गया। ठीक है। तो ये पी एब्सोल्यूट होता है, तो हमें पता है कि पी एब्सोल्यूट प्रेशर इक्वल टू पी एटमॉस्फेरिक प्लस, अगर यहाँ से अगर नीचे कोई हम लोग प्रेशर मेजर किए हैं तो ये जो गैप आता है उसको वैक्यूम प्रेशर बोलते हैं। अगर इससे ज़्यादा हो गया तो वो पी गेज प्रेशर। तो गेज प्रेशर क्या होता है, ये एब्सोल्यूट प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नहीं, एब्सोल्यूट प्रेशर को माइनस कर देंगे अगर हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो हम लोग का गेज प्रेशर निकल के आ जाएगा। तो ये आंसर तो बी दिख रहा है यहाँ पे। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं 32। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ स्टील। अब याद रखना, जो आयरन का इक्विलिब्रियम डायग्राम है उसमें सबसे हार्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट जो मिलता है मार्टेनसाइट मिलता है। और आयरन जैसे होता है अल्फा आयरन, गामा आयरन, डेल्टा आयरन। तो अल्फा आयरन का जो स्ट्रक्चर होता है ये आपका बीसीसी बॉडी क्यूबिक सेंटर होता है। गामा आयरन का जो स्ट्रक्चर होता है फेस क्यूबिक सेंटर, और डेल्टा भी जो होता है ये एफसीसी होता है। ठीक है। तो और लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर 723 डिग्री सेल्सियस होता है आपका, देखोगे आयरन का इक्विलिब्रियम डायग्राम में। क्लियर है। तो इससे ऊपर जब हम लोग जाते हैं तो इसमें स्ट्रक्चर का चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो गया बी आपका। ये कुछ क्वेश्चन पूछा गया, कनिष्का फॉलोड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स, तो ये बुद्धिज्म को फॉलो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डोवर्नियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इनटू ट्राइड वाज नॉट फाउंड टू बी यूजफुल एज ही कुड आइडेंटिफाई ओनली 3 ट्राइड्स। ये सब सारे आपका पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि आपको ध्यान देना अच्छे से। इन विच स्टेट इज़ द ट्यूरियल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट सेटअप, तो ये तो चलो यार आपका एक तरह से जीएस हो गया। द डिस्टेंस दैट फ्यूजन एक्सटेंड्स इनटू द बेस मेटल और अ प्रीवियस पास फ्रॉम द सरफेस मेल्टेड ड्यूरिंग वेल्डिंग इज नोन एज, तो उसको बोला जाता है क्या, डेप्थ ऑफ फ्यूजन, कितना डेप्थ तक जो है वो मेल्ट होने के बाद गया है। होप स्ट्रेस हमें पता है PD/2T होता है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कितना होता है, PD/4T होता है। तो यहाँ होप स्ट्रेस पूछा हो गया तो PD/2T आपको यहाँ पे दर्ज कर देना है। व्हाट इज द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय स्फेरिकल मिरर, देखो मिरर से जो होता है ना बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑप्टिक्स वाला जो टॉपिक होता है, तो फिजिक्स में यार ऑप्टिक्स वाला टॉपिक्स बहुत अच्छे तरीके से करके जाना, क्योंकि इसमें मिरर से तो 1 से 2 क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में देखने को मिलता है। ठीक है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से करके जाना इसको। रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, हमें पता है यूनिट प्रेशर क्या होता है, पास्कल होता है। पास्कल मीन्स क्या, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और मेगा पास्कल मतलब 10⁻6 हो जाता है। गीगा पास्कल मतलब 10⁻9 हो गया। क्लियर है। इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फ्लैट सरफेस ऑन लेथ। लेथ में जो होता है फेसिंग एक ऑपरेशन होता है जिसमें हम लोग फ्लैट सरफेस बनाते हैं। ठीक है। हमें पता है बोरिंग होता है जो किसी सरफेस किसी होल को लार्ज करने के लिए, एनलार्ज करना है, बड़ा करना है, तो बोरिंग होता है। ठीक है। लेकिन इसको फिनिशिंग करके करना है तो उसको हम लोग रिमिंग बोलेंगे। क्लियर है। अगला कोई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हैजार्डियस वेस्ट, मतलब हैजार्ड जो वेस्ट होता है जिसके कारण आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो आपका इसमें से कौन कौन सा उसका लक्षण पूछ रहा है। तो ये रिएक्टिविटी, बहुत जल्दी किसी के साथ रिएक्ट कर जाता है। इग्नेबिलिटी, जलने की क्षमता उसमें ज़्यादा होती है। कोरोसिविटी, वो कोरोजन की क्षमता उसमें ज़्यादा होती है, किसमें, हैजार्डियस वेस्ट में। तो ये ऑल ऑफ द ऑप्शन इसका सही आंसर हो गया। अब देखो इसमें क्वेश्चन पूछा गया, इसमें से एक क्वेश्चन फिक्स है यार कि यहाँ भी क्या है। याद रखना कि ये जो 51 और 05 ये एक प्रीफिक्स, ये सफिक्स दिया जाता है कि जो कंपनी अपना मैन्युफैक्चरिंग करता है, लेकिन आपको 1 2 उसका हो गया 3 5 हो गया 4 और 5, ये 5 चीज़ आपको ग्राइंडिंग जो होता है उसमें नॉमेनक्लेचर में याद रखना। इसको याद रखना, अटैक टू गेट, अटैक गेट टू गेट ए सीट इन बार्ग। देखो ये सेंटेंस है, ठीक है। यहाँ पे अटैक में ए बड़ा है, यहाँ गेट में जी बड़ा है, यहाँ पर भी 2 स्मॉल है। जी गेट मतलब पाना, जी छोटा है, बड़ा है। सीट में एस बड़ा है, और यहाँ पे बार्क में बी बड़ा है। अटैक गेट एग्जाम जो होता है बीटेक वाले जो देते हैं, अटैक गेट टू गेट अ सीट इन बार्क। हम लोगों ने जब मेडिजी वगैरह में क्लासेस किया था तो ये शॉर्टकट में बताया गया था कि इससे आप ग्राइंडिंग व्हील का नोमेनक्लेचर को याद कर सकते हो। अटैक, अ से, ए से क्या हो गया, टाइप ऑफ अब्रेसिव, किस तरह का अब्रेसिव है,
इसमें भी आप याद रख सकते हो इसको कैसे, EVM BSR, ई से सिलेक्ट बॉन्ड, V से वर्टिफाइड बॉन्ड, ठीक है, टाइप ऑफ एब्रेसिव जो रहता है बॉन्ड का टाइप रहता है, सॉरी, M से आपका मेटालिक बॉन्ड, B से सिलिकेट, S से BSR, R से रबड़, S से सिलिकेट होता है, ठीक है, B से रेजोनाइड हो गया। तो चलो ये तो पहले टाइप ऑफ बॉन्ड के बारे में बात करता है। तो ए मतलब किस तरह का अब्रेसिव है, अब्रेसिव का टाइप पूछा जाता है। गेट मतलब ग्रिट, ग्रिट मतलब ग्रेन का साइज़, GRIT, ग्रिट मतलब ग्रेन का साइज़। तो जैसे यहाँ पे ए है, टाइप ऑफ एब्रेसिव के बारे में यहाँ पर पूछ रहा कि किस तरह का एब्रेसिव है, ठीक है। दूसरा अटैक जी में आए, जी मतलब ग्रिट मतलब ये ग्रेन का साइज 60। अब ये आपको पता होना चाहिए कि 60 मतलब होता है कोर्स ग्रेन, मीडियम ग्रेन, फाइन ग्रेन, सुपर फाइन ग्रेन। टू गेट ये होता है ग्रेड, ग्रेड मतलब ये हार्डनेस को बताता है। कौन, आपका तीसरा वाला के जो होता है ये हार्डनेस को बताता है। उसके बाद आता है सीट, स्ट्रक्चर, ठीक है। एस मतलब ये स्ट्रक्चर के बारे में बताता है, 5 जो दिख रहा है। वी मतलब आपका टाइप ऑफ बॉन्ड, तो यही बॉन्ड जो मैं आपको बता रहा था। अगर ई रहा तो सिलेक्ट बॉन्ड, वी रहा था वर्टिफाइड बॉन्ड, एम रहा था मेटालिक बॉन्ड, बी रहा था रेजोनाइड बॉन्ड, एस रहा था सिलिकेट बॉन्ड और लास्ट में आर रहेगा तो उसको रेजोनाइड बॉन्ड। तो EBM BSR याद रख लेना, ठीक है। और अब्रेसिव अलग अलग तरह के, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, सिरेमिक, अलग अलग तरह के अब्रेसिव भी पाया जाता है। तो अगर कोई पूछे कि कैसे याद रखना है ग्राइंडिंग व्हील का नोमेनक्लेचर, तो ये 5 अटैक, गेट, टू गेट और सीट इन बार, इसको स्क्रीनशॉट करके अच्छे से आप लोग लिख लेना। अब्रेसिव जिसे ग्रिट मतलब ग्रेन का साइज, गेट मतलब ग्रेड मतलब हार्डनेस के बारे में बात करता है, एस मतलब स्ट्रक्चर के बारे में और बी मतलब आपका बॉन्ड के बारे में बात करेगा, ठीक है। तो पूछा है कि वी जो है किससे बात कर रहा है, तो वी अगर आपको यहाँ पे समझ में आ गया, वी मतलब बॉन्ड के बारे में, ठीक है। तो ये टाइप ऑफ बॉन्ड के बारे में बात कर रहा है। ग्रिट का मतलब होता है ग्रेन साइज, अभी आपको मैंने बताया था। ग्रेड का मतलब होता है हार्डनेस, ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन 43 क्या देखो, E6010 ये इलेक्ट्रोड का नोमेनक्लेचर, इसमें पूछा कि टेंजाइल स्ट्रेंथ कितना होगा, तो ये आपका 60,000 PSI, PSI मतलब पाउंड फोर्स पर इंच स्क्वायर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेरो मैग्नेटिक मटेरियल, ये प्रॉपर्टी फेरो मैग्नेटिक मटेरियल, इसमें क्या निकेल है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखो क्या है कि स्लैग रिप्रेजेंट द डिफरेंस बिटवीन द, देखो स्लैग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग यहाँ पे इवेंट होता है ना, तो इवेंट ये इवेंट 1 2, तो इसमें अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम, लेटेस्ट अलाउबल टाइम, ये सब टाइम जो यहाँ पर नोट किया जाता है, वहाँ पर स्लैग जो निकलता है। तो क्रिटिकल पाथ में तो ये चीज़ आपको 0 मिलेगा। क्रिटिकल पाथ में ये मिनिमम टाइम होता है जो किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीशन करने के लिए लगती है, ठीक है। तो स्लैग रिप्रेजेंट्स द डिफरेंस बिटवीन द लेटेस्ट अलाउबल टाइम एंड द अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम, मतलब सेम इवेंट का जो डिफरेंस होता है, ये दोनों चीज़ इसको स्लैग बताता है, ठीक है। आई होप आपको ये सब सारा चीज़ आपने क्लियर नहीं किया होगा तो जाके मेरा देखना, पट CPM का एक लेक्चर होगा प्लेलिस्ट में इन्वेंट्री वाले टॉपिक पे, वहाँ पे आपको ये चीज़ मिल जाएगी। विच इज द फॉलोइंग अबाउट स्टेटमेंट अबाउट ओजन इज़ ट्रू, ओजन प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल UV रेडिएशन। हमने बताया था कि ये स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है, जो कि सन से जो हार्मफुल UV रेज आती है ना, धरती में उसको पहुंचने नहीं देता। ओजन इज़ हाईली रिएक्टिव, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। जैसे O3 मतलब ओजन होता है, जैसे इस पर सनलाइट फॉल होता है ना, ये O3 से O2 बन जाता है, और O2 फिर जो आपका एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है उससे रिएक्ट होकर फिर ये O3 बन जाता है। मतलब ओजन का घटना बढ़ना लगा हुआ रहता है हमेशा। ओजन इज अ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक, ये भी सही बोल रहा था, इसलिए इसका ऑल ऑफ द ऑप्शन आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो, द amount of time elapsed from the moment of inventory replacement order is placed and the moment of supplier delivers, मतलब हमें लगा कि हमने जो है फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया मोबाइल के थ्रू और फ्लिपकार्ट ने अभी मुझे डिलीवर कर दिया, तो ये जो टाइम लगता है दैट टाइम इज नोन एज लीड टाइम, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं कि स्टील विद 0.8% कार्बन एंड 100% पेयरलाइज इज कॉल्ड, आपने पढ़ा होगा पेरिटेक्टिक रिएक्शन, यूटेक्टिड और यूटेक्टॉइड, तो ये यूटेक्टेड स्टील आता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, और बता दूं आपको कि मटेरियल साइंस का भी मैंने बहुत अच्छे से डिस्कशन किया हुआ क्वेश्चंस का मेरे दोस्त, उस मटेरियल साइंस का क्वेश्चन का डिस्कशन वीडियो मेरा प्लेलिस्ट में डाला होगा, सुन लिए देख लिए तो आपको, मतलब जो बंदा पूरी तरीके से थ्योरी नहीं भी पढ़ा होगा वो लेक्चर को देखेगा तो उससे बहुत ज़्यादा कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। क्लियर है। अब पूछा कि MRP2 जो विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्ड MRP2, तो देखो MRP1 एक होता है मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, इसके 3 इनपुट होते हैं, बिल ऑफ मटेरियल बॉम, ठीक है, मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल और इन्वेंट्री फाइल, और इसका एक आउटपुट भी निकलता है। तो MRP1 के जगह यहाँ 2 पूछ दिया ना, तो ये क्या होता है भैया, तो ये होता है आपका मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्सेज प्लानिंग।
अगर आपको MRP 1 होता तो यह होता मटेरियल रिक्वायरमेंट्स प्लानिंग, तो आपको अच्छे से याद रखना है। बट फॉर दिस क्वेश्चन आंसर विल बी ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज WM एंड इट्स वेट ऑन द अर्थ इज WE, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज करेक्ट। हमें पता है कि मून में जो अर्थ होता है वो 6 गुना कम होता है, ठीक है, तो मून में अर्थ हो जाएगा 1/6। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए साउंड वेव दिया हुआ है, इतना हर्ट्ज वेवलेंथ दे के रखा हुआ है। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द साउंड वेव इन 3 सेकेंड, तो ये डिस्टेंस टाइम के हिसाब से कितना ट्रेवल किया है ये आपको अगर फॉर्मूला पता है तो इसको पुट करो और आंसर ले जाओ, ठीक है। इन रिवर्स पोलैरिटी वेल्डिंग इलेक्ट्रोड होल्डर इज, देखो इसमें पहले ऑप्शन पढ़ने से पहले आपको हम क्लियर कर देता हूँ। एक रिवर्स पोलैरिटी होता है, एक स्ट्रेट पोलैरिटी होता है। स्ट्रेट, अगर इलेक्ट्रॉन मान लो एकदम नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है तो ये निगेटिव ये पॉजिटिव रहेगा, तभी तो इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो करेगा। और मान लो इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ इस कंडीशन फ्लो करता है, तो हमें पता है मेरे भाई कि यहाँ पर होता है इलेक्ट्रोड, यहाँ पर होता है वर्कपीस, ठीक है, यहाँ पर रहेगा इलेक्ट्रोड, यहाँ पर रहेगा वर्कपीस। तो अगर 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 इस इलेक्ट्रोड, अगर हम लोग डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड के हम लोग यहाँ क्या दिए हैं निगेटिव, डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव का केस बनता है तो इसको हम लोग स्ट्रेट पोलैरिटी भी बोलते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रोड को नेगेटिव से दिया जाता है टर्मिनल और वर्कपीस को पॉजिटिव टर्मिनल। वेरी इंपॉर्टेंट माय फ्रेंड, इसको अच्छे से तरीके से यहाँ पे देख लो। स्ट्रेट पोलैरिटी मीन्स इलेक्ट्रोड को नेगेटिव वर्कपीस को पॉजिटिव, तो इसी का टर्म निकल का था डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव। और यहाँ पे देखो डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड को क्या दे के रखे हो ना, इलेक्ट्रोड के यहाँ पे पॉजिटिव दे के रखे हुए हैं, ठीक है, वर्कपीस को क्या दे के रखे हो नेगेटिव दे के रखे हो, तो इसको बोला जाता है क्या रिवर्स पोलैरिटी। रिवर्स पोलैरिटी का मतलब होता है इलेक्ट्रोड का पॉजिटिव होना और वर्कपीस का नेगेटिव होना। तो ऑप्शन ढूंढो, तो रिवर्स पोलैरिटी, तो रिवर्स कनेक्टेड टू इलेक्ट्रोड को क्या करते हैं पॉजिटिव देते हैं और वर्कपीस को नेगेटिव देते हैं। इसका आंसर ए हो गया, तो ये चीज़ क्लियर हो गया आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज एज ए शिल्डिंग गैस इन आर्क वेल्डिंग। जब हम लोग वेल्डिंग करते हैं ना तो यहाँ पे जो मोल्टेन मेटल होता है इसको एटमॉस्फेयर से प्रोटेक्ट करने के लिए इसमें शिल्डिंग गैस यूज़ किया जाता है। शिल्डिंग गैस इसलिए यूज़ करते हैं, अगर नहीं करेंगे तो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन होता है ये रिएक्ट कर जाएगा इस मोल्टेन मेटल के साथ और ये ऑक्साइड फॉर्म बना देगा जो कि बहुत हार्ड होता है, फिर वो वेल्डिंग नहीं कर पाओगे आप वहाँ पे। तो शिल्डिंग गैस जैसे आपका हीलियम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, आर्गन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। पूछा है कि कौन सा नहीं है। EBDCDIC इसका फुल फॉर्म पूछा है, तो इसका फुल फॉर्म होता है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, याद करके रख लेना भैया। अगला क्वेश्चन है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर सेक्शन 3 सेंटीमीटर वाइड एंड 4 सेंटीमीटर डीप विथ अबाउट एक्स एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर। तो हमें पता है B/DQ/12 लगा दो। विड्थ, ये वाला विड्थ कितना है 3, डेप्थ कितना है 4 का क्यू 64/12, 3 4 4 16, आंसर देखो कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर के पावर 4। अगला क्वेश्चन देखो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड्स इज रिप्रेजेंट बाय द लेटर ई इन द ग्राइंडिंग व्हील। आपको मैंने बताया था भैया ग्राइंडिंग व्हील में जो होता है पहले प्रीफिक्स होता है और लास्ट में सफिक्स होता है। यहाँ पे 5 1 2 3 4 5 5 चीज़ें रहता है, क्या क्या याद करो, अटैक, गेट, टू, गेट, ए, सीट, ऊपर लिख देता हूँ ठीक है, इन, बार्क। पहला अटैक ए बताता है क्या टाइप ऑफ एब्रेसिव, दूसरा गेट मतलब ये ग्रिट GRIT ग्रिट मतलब ग्रेन का साइज, तीसरा जी बताता है आपका क्या ग्रेड, ग्रेड मतलब ग्राइंडिंग व्हील की हार्डनेस, चौथा आपका एस है ये स्ट्रक्चर को बताता है, पांचवा बी जो है ये बॉन्ड। तो बॉन्ड का भी मैंने एक यहाँ पे आपको बताया था, क्या चीज़ याद रखना, EVM मशीन बसर में चला गया, बसर में BSR, EVM मशीन बसर में चला गया, कहाँ चला गया बसर में। E मतलब सिलेक्ट बॉन्ड, V मतलब भट्टिफाइड, M मतलब मेटेलिक, B मतलब रिजोनेट बॉन्ड, S मतलब सिलिकेट और R मतलब रबड़। E का मतलब क्या होगा देखो यहाँ पे सेलेक्ट बॉन्ड, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा D। समझ में आया, चलो आगे बढ़ो। बेक रेक ऑफ टर्निंग टूल इज मेजर्ड ऑन इट्स, ये अगर रेक एंगल इस तरीके से जो लेते हो ना तो ये रेक फेस होता है ना, यहीं पे जो होता है
तो ये मशीन ट्रेवर्स प्लेन, तो मशीन जो होता है यहाँ पे जिसका ट्रेवर्स होता है ना, यहाँ पे ये जो आपका ट्रेवर्स प्लेन होता है, इसी पे हम लोग बे करेंगे एंगल अल्फ़ा लेके चलते हैं, ठीक है, अल्फ़ा बी। तो यहाँ पे जो टूल होता है इसमें कुछ नोमेनक्लेचर आपको मैं बता दूँ, दैट विल बी वेरी यूजफुल फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये टूल है, मान लीजिए ये इसका नॉर्मल प्लेन हो गया। तो यहाँ से जो एंगल बनाता है दैट इज़ अल्फ़ा, ये साई जो कि नाइफ एज एंगल, कटिंग एज एंगल, और उसके बाद ये एंगल जो हो गया आपका यहाँ पे इसको बोलते हैं गामा जो कि क्लियरेंस एंगल, ये तो रिलीफ एंगल, और ये होता फाई जो कि शियर एंगल होता है, ठीक है। आपने यहाँ पे देखा भी होगा क्या भाई कि रेक एंगल जो होता है ना, रेक एंगल कैन बी पॉजिटिव, कैन बी निगेटिव, कैन बी जीरो। जीरो जब होता है जब ब्रास मटेरियल वगैरह का मशीनिंग किया जाता है, और गामा कैन नेवर बी निगेटिव। क्लियरेंस एंगल जिसको हम लोग रिलीफ एंगल भी बोलते हैं, ये कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, दैट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, ये पता होना चाहिए। प्लस इसमें और कुछ पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में बात करते हैं। एक क्रेटर वेयर होता है, बोलता है क्रेटर वेयर जो होता है कहाँ पे होता है, तो ये रेक फेस पे होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें पूछा जाता है ना कि जो दोनों कटिंग एज है, इसमें जो इस तरीके से जो कटिंग एज बनता है, ये आपका ये पीछे वाला पार्ट को टूल सेंग बोलते हैं, यहाँ पे आपका टूल का बेस रहता है नीचे में। तो यहाँ पूछा जाता है ना कि जो ऑक्सिलरी कटिंग एज है और ये जो साइड कटिंग एज है, इसमें जो मीट होता है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इसको नोज बोला जाता है। और बेस और ये जो मेजर फ्लैंक, इसको साइड फ्लैंक बोला जाता है। यहाँ पे जो मीट करता है उसको हम लोग हील बोलते हैं, ठीक है, SEE हील। क्लियर हो गया। चलो, इसलिए इसमें पूछा गया बेक रेक जो होता है मशीन ट्रेवर्स प्लेन पे होता है। अगला क्वेश्चन, साइनाइडिंग इन्वॉल्व द एडिशन ऑफ, अगर लो देखो स्टील जो होता है ना, स्टील में कार्बन का जो परसेंटेज होता है 0.008 से लेके 2% या 1.5%। तो 008 से लेके 008 से 0.08 से 0.15, 0.15 से 0.3%, 0.3 से 0.6%। अब क्या होता है, स्टील जो होता है इसको तीन तरह से क्लासिफिकेशन करते हैं हम लोग। स्टील को होता है लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील और हाई कार्बन स्टील। तो अगर 0.008 से 0.15 इसको लोग लो कार्बन स्टील बोला जाता है, 0.3 से लेकर 0.6 इसको मीडियम कार्बन स्टील बोलते हैं, और 0.15 से लेकर 0.6% जो रहता है 0.15 से 0.6 इसको मीडियम कार्बन, और पॉइंट आपका 3 से 0.6 इसको हाई कार्बन स्टील बोला जाता है। और इसका टूल स्टील भी होता है, वो आपका अलग है, छोड़ दीजिए। तो जो लो कार्बन स्टील होता है ना, इसी के अंडर में आपका डेड माइल्ड स्टील, मीडियम वाला आता है, माइल्ड स्टील का जो टर्म होता है ये सब निकल के आता है। तो अगर हमको लो कार्बन स्टील को अगर उसका सरफेस को हार्डनेस करना है, सरफेस हार्डनेस हीट ट्रीटमेंट का प्रोसेस से करना है, बीच में डक्टाइल होगा लेकिन सरफेस जो है उसका हार्ड बनाना है, तो उसको हम लोग साइनाइडिंग उसको हम लोग बोलते हैं क्या, केस हार्डनिंग। केस हार्डनिंग उस हीट ट्रीटमेंट को बोला जाता है केस हार्डनिंग। अगर हमें लो कार्बन स्टील के केस में स्टील का सरफेस को हार्डनेस बढ़ाना है तो उसको हम लोग केस हार्डनिंग बोलेंगे। अगर उसमें भी तीन अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपने देखा साइनाइडिंग, कार्बोराइजिंग और नाइट्राइडिंग। नाइट्राइडिंग का मतलब होता है कि इसमें नाइट्रोजन का एलिमेंट इसके सरफेस पे डिफ्यूज करके जो होता है हम लोग सरफेस को हार्ड करेंगे। साइनाइडिंग का मतलब होता है इसमें दो कार्बन प्लस नाइट्रोजन का दोनों ही एलिमेंट इसमें डिफ्यूज होते हैं। और कार्बोराइजिंग के केस में जो होता है सिर्फ कार्बन का एलिमेंट। पूछा जाता है कि साइनाइडिंग, नाइट्राइडिंग, कार्बोराइजिंग में सबसे ज़्यादा कौन सा हार्ड सरफेस देता है, तो नाइट्राइडिंग जो होता है ये सबसे ज़्यादा हार्ड सरफेस देता है। तो इस केस में देखो कार्बन साइनाइडिंग इन्वॉल्व द एडिशन ऑफ कार्बन प्लस नाइट्रोजन। देखो कौन सा ऑप्शन सही निकल कर आ रहा है, डी, सिर्फ नाइट्रोजन दिया, तो नाइट्रोजन यहाँ पर टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन है कि इन 4 स्ट्रोक साइकिल द मिनिमम टेम्परेचर इनसाइड द इंजन सिलेंडर ऑकर्स एट। हमें पता है कि 4 स्ट्रोक साइकिल में जो होता है ये अगर आपका यहाँ पे सिलेंडर हो गया, यहाँ इनलेट वॉल्व होगा, यहाँ पे एग्जॉस्ट वॉल्व होगा, यहाँ पे स्पार्क प्लग होगा, ये आपका हो गया पिस्टन, ये हो गया कनेक्टिंग रोड, ये क्रैंक, ये हो गया क्रैंक शाफ्ट। तो यहाँ 2 बार जब ये रोटेट करता है ना तो सक्शन, उसके बाद कंप्रेशन, पावर स्ट्रोक, फिर एग्जॉस्ट। जो एग्जॉस्ट करते हैं गैसेस को उसको हम लोग स्कैवेंजिंग प्रोसेस बोला जाता है, ठीक है। जो सिलेंडर के अंदर में एग्जॉस्ट गैसेस को, जला हुआ गैस को बाहर निकालते हैं। तो ये 2 साइकिल जब पूरा करता है ना तो क्रैंक का 2 साइकिल पूरा होता है, तब जाके एक बार हमको पावर स्ट्रोक मिलता है। तो टेम्परेचर जब सक्शन होता है ना तब सिलेंडर के अंदर में सबसे कम टेम्परेचर होता है। तो बिगिनिंग ऑफ सक्शन स्ट्रोक इसका आंसर हो जाएगा डी, यही पूछा गया था। क्लियर है। CSIR का फुल फॉर्म क्या है, तो सेंटर काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसका आंसर हो जाएगा डी। एक यहाँ पे याद रखना NGT होता है, NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। जो अगर कोई मान लो आदमी आपके एरिया के सामने फैक्ट्री बनाना चाहता है तो उसको NGT से परमिशन लेना पड़ेगा कि वो ऐसा तो नहीं कि एनवायरनमेंट को वो प्रोटेक्ट कर मतलब हार्मफुल ज़्यादा पहुँचाएगा। तो उसमें एक सर्वे होगा कि हाँ एनवायरनमेंट का ज़्यादा प्रोटेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो जो कंपनी लगाने वाला है उसके कारण। तो यही उसको क्लियरेंस देता है। ये 2010 में जो है इंडिया में बनाई गई थी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो कि आर्टिकल 21 का रक्षा करता है। आर्टिकल
21 क्या बोलता है, राइट टू लाइफ, सभी को जीने का भैया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड इनटू द करंट प्रेजेंटेशन, तो ये आंसर हो जाएगा आपका Ctrl+M। विच नेटवर्क इज एबल टू कनेक्ट द ईच कंप्यूटर थ्रू अ कॉमन सेंट्रल लाइन, तो उसको बोला जाता है बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी सब लोगों ने पढ़ा होगा। व्हाट इज द नेम ऑफ द सोर्स ऑफ एनर्जी विच आर बीइंग प्रोड्यूस कंटिन्यूसली इन नेचर एंड आर इनएग्जॉस्टिबल, जैसे कि अगर सूरज से जो हमें मिलती है सन एनर्जी, इसको हम लोग क्या सोलर एनर्जी बोलते हैं, हवा से मिलती है विंड एनर्जी, पानी से मिलती है हाइड्रो एनर्जी, ये कभी खत्म नहीं होने वाला, इसको बोला जाता है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, इसलिए इसका आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कोरेंडम इज कंपोज्ड अबाउट 85% ऑफ, तो ये 85% ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड का इसमें रहता है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 65, द वर्टिकल एंड यूनिफॉर्मली स्पेस्ड लाइन ऑन अ साइकोमेट्रिक चार्ट, देखो साइमेट्रिक चार्ट में आप लोगों ने इस तरीके से दिखा होगा, यहाँ डब्ल्यू रहता है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी रहता है, ठीक है। यहाँ पे जो रहता है ये ड्राई बल्ब टेम्परेचर रहता है, ये ड्यू पॉइंट टेम्परेचर में तीनों टेम्परेचर, ड्यू पॉइंट जो रहता है यहाँ पे ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, तीनों ही क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये इक्वली डिस्प्लेस्ड जो यहाँ वर्टिकल लाइन दिखा जाता है इसको बोला जाता है ड्राई बल्ब टेम्परेचर, दैट मीन्स आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी रेशियो होता है ओमेगा। थर्मिट इज ए मिक्सचर ऑफ द एल्यूमिनियम पाउडर एंड आयरन ऑक्साइड, देखो थर्मिट वेल्डिंग यूज़ किया जाता है, जो रेल होता है ना, रेलवे में जो रेल को दो रेल को ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे थर्मिट वेल्डिंग का यूज़ किया जाता है। तो इस पर एल्यूमिनियम और आयरन का पूछा था, ये 1:3 हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। देखो यहाँ किसी ने सी लगाया, उसने पढ़ा होगा आयरन और एल्यूमिनियम का, तो उसको याद आ गया रही तो 3:1 होता है, इसलिए डायरेक्ट इसने माना। क्वेश्चन को पढ़ना वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, इजी क्वेश्चन गलत कर लोगे अगर एग्जाम हॉल में बढ़िया से अगर नहीं पढ़ोगे, तो ये एल्यूमिनियम वर्सेस आयरन पूछा ना, इसलिए 1:3 हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इफ़ आर इज द बेस ऑफ गारंटीड पर आवर, ये देखो यार पढ़ लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, इसका आंसर आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा इन्वेंट्री में तो उसका आंसर दो। अगला क्वेश्चन है, द कंसंट्रेशन ऑफ 100 मीन्स इतने कैरेट ऑफ ग्रिड पर 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ग्राइंडिंग व्हील वॉल्यूम, तो ये आपका आंसर 4.4 आ जाएगा। अगला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, देखो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मतलब क्या होता है कि एक ऐसा रिएक्शन होता है जिससे हीट रिलीज होता है, जिससे अगर आपको मान लो कोई चीज़ जल रहा है, जैसे हम लोग कागज़ जला ले, लकड़ी जला ले, तो उसमें एनर्जी रिलीज होता है, लेकिन किसी को अगर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो उसको एंडोथर्मिक, जैसे हम लोग जो खाना खाएं, जो हम लोग को भोजन डाइजेस्ट होता है, उसको एक एंडोथर्मिक रिएक्शन माना जाता है, इसलिए इसका आंसर है बोथ सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस एंड इवेपोरेशन ऑफ वाटर, जो होता है ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है कि आइस को मेल्ट में कन्वर्ट करना है, तो उसमें एनर्जी उसको चाहिए अंदर बाहर से भैया। लिटमस और नेचुरल डाई इज एन एक्सट्रैक्ट ऑफ, तो लिटमस जो होता है एक तरह के क्या है, देखो यहाँ पे हिंदी वाला वर्ड भी पढ़ लो, लिटमस जो एक प्राकृतिक डाई है से निष्कर्षित किया जाता है, तो इसको हम लोग किससे निष्कर्षित करते हैं ना, इसको किया जाता है आपका लीचेन से, ठीक है, लीचेन। और लीचेन का जो सिम्बायोटिक रिलेशन है, ये दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एल्गी प्लस फंजाई, क्लियर है। अगला है कि ग्रेन 6 से 24 के बीच में है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो ये बोला जाता है भैया कोर्स ग्रेन। तो आपको मैंने बोला था ग्रेन साइज 6 से 24 है, 30 से 60 है मीडियम ग्रेन, ठीक है। सुपर फाइन ग्रेन जो होता है 200 से लेकर शायद 600 के आसपास का जो होता है सुपर फाइन ग्रेन बोला जाता है, तो ये आपको याद रहना चाहिए। और ग्रेन साइज को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रिट बोलते हैं, ग्रिट। फिर से याद करो, अ टेक, गेट, टू गेट, अ सीट इन बार, AG, अब्रेसिव, ग्रेन या ग्रिड साइज, ग्रेड या हार्डनेस, स्ट्रक्चर, बी फॉर बॉन्ड, क्लियर है। द कंप्रेसर परफॉर्मेंस एट हायर ऑल्टीट्यूड कंपेयर टू सी लेवल विल बी, तो हायर में जब जाता है कंप्रेसर तो उसकी जो परफॉर्मेंस होती है वो लोअर होती है, क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेरिक एयर नहीं होता भैया। कंप्रेसर काम ही होता है कि आपका कंप्रेस करना है लो प्रेशर से हाई प्रेशर, ये चलो ये आपका हो जाएगा करंट अफेयर्स। अगला क्वेश्चन, क्रीप ऑफ हाई टेम्परेचर प्रोग्रेसिव डिफॉर्मेशन अकर्स इन 3 स्टेज, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी क्रीप होता है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इज द इंटरसेक्शन ऑफ द फ्लैंक एंड द बेस ऑफ द टूल, हमने बताया भी था मेरे दोस्त कि ये जो आपका होता है ये होता है फ्लैंक, मेजर फ्लैंक, ये होता है माइनर फ्लैंक, और बेस और फ्लैंक के बीच में जो ये इंटरसेक्शन होता है दैट इज नोन एज हिल, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। लेकिन पूछता ये दोनों कटिंग एज के बीच का जो होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको नोज बोलते हैं। और नोज जो होता है ये आपका सरफेस फ्रीजिंग बढ़ाता है। यहाँ पर एक आता है बिल्ट अप एज के कारण, मतलब जब वो आपका टूल जो होता है ना मटेरियल के कारण, इसको चारों तरफ जो होता है यहाँ मटेरियल चिपक जाता है, तो ये स्लो स्पीड के कारण भी हो सकता है, जिसके कारण जो होता है रफ सरफेस जो होता है आपका जनरेट होगा, लेकिन ये टूल को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है।
अब हमने पढ़ा कि टेलर्स टूल लाइफ जो होता है ना, टूल लाइफ से हमको निकालना है भैया। तो टूल लाइफ पता होना चाहिए, वी टी रेज टू पावर एन इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। तो यह वी वन टी वन रेज टू पावर एन इज इक्वल टू वी टू टी टू रेज टू पावर एन, ये कंसेप्ट लगाओ। यहाँ पे देखे रखा हुआ टी वन वी वन टी टू वी टू एन निकल के आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, इज अ मेमोरी मैनेजमेंट पेजिंग इज अ मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम दैट परमिट्स द फिजिकल एड्रेस स्पेस ऑफ ए प्रोसेस टू बी नॉन कॉन्टिजियस। अगला क्वेश्चन देखो 78 क्या है, द कैपेसिटी ऑफ लेथ इज एक्सप्रेस्ड एज, तो कैपेसिटी ऑफ लेथ को हमेशा याद रखना, स्विंग एंड डिस्टेंस बिटवीन सेंटर। यहाँ पे होता है हेड स्ट्रोक, यहाँ पे होता है टेल स्ट्रोक, यहाँ पे होता है आपका क्रॉस स्लाइड के ऊपर होता है आपका कैरीज के ऊपर था कंपाउंड रेस्ट, जहाँ पे टूल वगैरह जो होता है पकड़ के रखता है कौन, कंपाउंड रेस्ट। इसके ये हो गया आपका क्रॉस स्लाइड, और ये नीचे हो गया कैरीज। ठीक है, यहीं पे होता है आपका लीड स्क्रू, जिसका कारण इस कैरीज का जो है इधर उधर मूवमेंट होता है। ठीक है, जिसमें पूछा गया स्विंग एंड डिस्टेंस बिटवीन सेंटर जो होता है उसको हम लोग लेथ का कैपेसिटी से एक्सप्रेस करते हैं। तो ये चीज़ें कुछ आपका यहाँ पे ये टेल स्ट्रोक होता है जो कि आपका जनरली राइट साइड में होता है, हेड स्ट्रोक जो कि आपका जनरली यहाँ पे चौक होता है जो कि लेफ्ट साइड में रहता है। यहाँ पे गियरिंग वगैरह सारा अरेंजमेंट ये हेड स्ट्रोक में ही रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अब्दुल कलाम साहब जो है प्रेसिडेंट कब रहे हैं, तो ये आपका 2002 से 2007 रहे हैं। अगला क्वेश्चन, इन 4 स्ट्रोक इंजन द वर्किंग साइकिल इज कंप्लीटेड इन, हमने बताया था भैया कि यहाँ पर जब आपका क्रैंक शाफ्ट का 2 बार रोटेशन होगा ना, 2 रेवोल्यूशन ऑफ द क्रैंक शाफ्ट, तब जाके आपका इसका वर्किंग साइकिल कंप्लीट होता है। और आपको याद रखना है कि जो आपका ये रहता है 2 स्ट्रोक जो होता है ना, उसमें वॉल्व नहीं होता, उसमें पोर्ट होता है। ठीक है, और ये 1 साइकिल में ही आपको पावर दे देता है। एफिशिएंसी ज़्यादा होती है 4 स्ट्रोक की, लेकिन बोलेगा कि पावर ज़्यादा प्रोड्यूस कौन करता है, तो ये 2 स्ट्रोक करता है। इसलिए बड़ी बड़ी जो जहाज़ होता है ना, जहाज़ वगैरह जो समुद्र में हमको पावर फ्रिक्वेंट चाहिए, वहाँ पे एफिशिएंसी से ज़्यादा मैटर करता है कि पावर हमको तुरंत ज़्यादा डेवलप होना चाहिए, इसलिए वो सब इंजन 2 स्ट्रोक की कैटेगरी में आती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है कि देखो, व्हाट इज़ द अप्रोक्सीमेट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, भाई इसको कुछ नहीं कर सकते, डाटा बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए इसको याद रखना -75.2 डिग्री सेल्सियस। और आपको पता होना चाहिए कि एक पॉइंट होता है कहाँ पे, एब्सोल्यूट टेम्परेचर लेते हैं ना 0 केल्विन, जहाँ पे आपका मॉलिक्यूल्स की एनर्जी हो, रेंडमनेस हो, सब कुछ 0 कहलाती है। यहाँ पे पूछा गया एन इकोसिस्टम बिगिन्स विद एनर्जी। एक इकोसिस्टम एक ऐसा जगह होता है जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक दूसरे का इंटरेक्शन होता है। जैसे कि यहाँ पे मान लो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहा है, और जैसे वो किसी फॉरेस्ट में है, तो फॉरेस्ट में है, मान लो तालाब है, तो तालाब में सोयल है, पानी है, उसके अंदर जीव रह रहा है, तो वो एक इकोसिस्टम हो गया, पॉन्ड इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ठीक है, तो इकोसिस्टम जनरली लिविंग और बायोटिक प्लस एबायोटिक जो होते हैं उनका रिलेशन होता है। बायोटिक मतलब जिसमें लाइफ, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज बायोटिक, एबायोटिक जिसमें लाइफ नहीं होता। तो प्राइमरी जो एनर्जी का सोर्स होता है ये आपका सन होता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, विच द फॉलोइंग नॉट रिलेटेड टू स्पार्क इग्निशन इंजन, तो इस पर स्पार्क प्लग तो होता ही है, इग्निशन कॉइल भी होता है, कार्बोरेटर भी होता है, और फ्यूल इंजेक्टर आपको मिलेगा CI इंजन, कंप्रेस्ड इग्निशन इंजन में होता है, जिसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन सीटू कंजर्वेशन मेजर टेकन बाय इंडिया, तो प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट लाइन, प्रोजेक्ट राइनो, ऑल ऑफ द ऑप्शन जो ये इन सीटू कंजर्वेशन होता है, जहाँ पे जानवरों को बचाव के लिए सरकार कदम लेती है। एक सीटू जो होता है ये भी एक अलग अलग, जैसे नेशनल पार्क हो गया, ये सब अलग अलग एरिया आपका कहलाता है। ठीक है, विच इज द फॉलोइंग द काइंड ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर्स, तो ये आंसर डी, लाइन प्रिंटर्स आर द इम्पैक्ट प्रिंटर्स। अगला क्वेश्चन, द गैस इन अ कूलिंग चैम्बर ऑफ अ क्लोज साइकिल गैस टर्बाइन इज कूल्ड एट, तो जनरली ये कांस्टेंट प्रेशर पे ही कूल्ड होता है। ये देखो पावर प्लांट का क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया। ठीक है, विच इज द फॉलोइंग नॉट रिलेटेड टू द इंटरनेट, ब्राउजर भी रिलेटेड है, लिंक भी है, सर्च इंजन भी है, सी माउस तो नहीं है, माउस एक हार्डवेयर है। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, तो इकोलॉजी क्या, इकोलॉजी एक बायोलॉजी का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट के जो होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। एनवायरनमेंट का मतलब क्या हो गया भैया, कि जहाँ पे लिथोस्फीयर जमीन वाला पार्ट हो, जहाँ हाइड्रोस्फीयर रहे, जहाँ एटमॉस्फेयर रहे, इन सबको मिलाकर ही तो लाइफ पॉसिबल होता है, दैट इज नोन एज एनवायरनमेंट। इकोलॉजिकल मतलब कि कोई भी इंसान को कितना वो नेचर पे डिपेंड हो रहा है। अगर मान लो कि जो लैंड सोर्स है हमारे पूरे वर्ल्ड में कांस्टेंट है, उससे ज़्यादा तो है नहीं, तो जितना ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी तो वो आपका जो नेचर पे जो डिपेंडेंसी है हमारी बढ़ते चली जाएगी। ठीक है, तो इकोलॉजिकल जनरली बताता है कि किसी इंसान को कितना ज़्यादा डिपेंड रहना पड़ता है नेचर पे, तो ये इसका मेजर होता है आपका ये ग्लोबल हेक्टेयर में, इसलिए इसका आंसर बी है। अगला क्वेश्चन क्या है देखो,
कि और टूल हैज़ द सिग्नेचर फ्रॉम फॉर्म है दिया हुआ है यहाँ पे किसमें, अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन ASA, अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन में सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का टोटल 7 कंपोनेंट होता है। पहला क्या होता है देखो, बैक रेक एंगल, साइड रेक एंगल, एंड रिलीफ एंगल, साइड रिलीफ एंगल, एंड कटिंग एज, साइड कटिंग एज, नोज रेडियस। तो 1 क्या बताता है, नोज रेडियस, आंसर ये। अगला क्वेश्चन देखो, the forces on a rigid body are represented on a magnitude, direction and line of action by 3 sides of triangle taken in order. The force is equivalent to couple whose moment is equal to twice the area of the angle. अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स हैज नियरली जीरो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। तो ये किसका होता है, इनवार का जो होता है जीरो कोफिशिएंट एक्सपेंशन होता है, जिसको म्यू बोला जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, इज ए स्मॉल ओपनिंग ऑफ एनी क्रॉस सेक्शन ऑन द साइड ऑफ और बॉटम ऑफ द टैंक ऑन विच फ्लूइड इज फ्लोइंग। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑरिफिस। तो स्मॉल एक छोटा सा मतलब ओपनिंग दे दिया जाता है। इन विच स्टेट आपका जो है पटचित्र एसोसिएटेड, तो ये होता है आपका उड़ीसा से। अगला क्वेश्चन, पास्कल्स लॉ स्टेट दैट द प्रेशर एट अ पॉइंट इज इक्वल टू द ऑल डायरेक्शन। तो ये स्टैटिक फ्लूइड के केस में जो होता है, फ्लूइड जब रेस्ट रहता है तभी पास्कल्स लॉ जो होता है ये वैलिड रहता है। क्लियर है। लेमिनार फ्लो अगर पाइप के केस में है तो रेनॉल्ड्स नंबर लेस देन 2000 और ग्रेटर देन 2000 पाइप के केस में रहेगा तो वो आपका टर्बुलेंट की जगह टर्बुलेंट हो जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इन्वेंट्री कंट्रोल एंड क्वालिटी कंट्रोल इज इन्वॉल्व इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेजेस ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल जो हम लोग करते हैं तो उसमें इन्वेंट्री का कंट्रोल किस स्टेज में आता है, प्लानिंग स्टेज, एक्शन स्टेज, प्री प्लानिंग स्टेज, मॉनिटर। नहीं, जब हम लोग मॉनिटर करेंगे ना उसी टाइम हम लोग को इन्वेंट्री का प्लान कर लेना है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू चेक द डायमीटर ऑफ होल्स। तो इसके लिए प्लग गेज यूज़ किया जाता है डायमीटर ऑफ होल को चेक करने के लिए। फ्लड गेज होता है क्लियरेंस या गैप को चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है। और स्लिप गेज होता है तो सबसे मोस्ट एक्यूरेट जो मेजरिंग सबसे ज़्यादा लिस्ट काउंट जो रहता है इसी का रहता है। क्लियर है। वी ब्लॉक इज यूज फॉर चेकिंग द ट्राइंगल इफेक्ट। तो ये वी ब्लॉक विद 120 डिग्री एंगल इज यूज। अगला क्वेश्चन है, विच एनलिंग प्रोसेस इज कैरिड आउट इन हैवी कास्टिंग टू मेक ऑस्टेनिटिक ग्रेन्स होमोजीनियस। ऑस्टेनाइट जो होता है ये FCC स्ट्रक्चर का होता है। ठीक है, फेस क्यूबिक सेंटर। और इसमें हम लोग कौन सा एनलिंग प्रोसेस, तो डिफ्यूजन एनलिंग का यूज़ किया जाता है। ठीक है, एनलिंग के केस में जो हम लोग फर्नेस में ही गर्म करके फर्नेस में उसको ठंडा करने के लिए छोड़ दिया जाता है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मोमेंट्स, इफ ए नंबर ऑफ कोप्लानर फोर्सेज एक्टिंग ऑन पार्टिकल्स आर इन इक्विलिब्रियम देन द एल्जेब्रिक सम ऑफ देयर मोमेंट्स अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स अबाउट द सेम पॉइंट। इसको आप लोग पॉज करके इस क्वेश्चन को बड़े अच्छे से समझ लो। An emitter requires a change of 3 ampere in its coil to produce a change in deflection of the pointer by 12 mm. Its sensitivity, sensitivity का फॉर्मूला अगर आपको पता है तो इसका आपको तुरंत क्वेश्चन को सॉल्व भी करके ले जाओगे। स्टैटिक फ्लूइड कैन हैव, स्टैटिक फ्लूइड में क्या हो सकता है, तो जीरो नॉर्मल स्ट्रेस एंड नॉन जीरो शियर स्ट्रेस। नहीं, ये गलत बोल रहा है। नॉन जीरो नॉर्मल स्ट्रेस एंड नॉन जीरो, नहीं नॉर्मल स्ट्रेस तो रहेगा ना भाई। निगेटिव नॉर्मल स्ट्रेस एंड जीरो शियर स्ट्रेस, ये सही बोल रहा है। शियर स्ट्रेस जब रहेगा जब वो फ्लो करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे सही बोल रहा है। तो अगला क्वेश्चन है कि द स्ट्रेन एनर्जी इन अ बॉडी व्हेन द लोड इज ग्रेजुअली अप्लाइड, तो ये होता है सिग्मा स्क्वायर बाई 2E इंटू वॉल्यूम। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा D। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है कि द मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इन अ कर्व्ड बीम हैविंग सिमेट्रिकल सेक्शन इज ऑलवेज अकर्स एट दी, तो ये होता है इनसाइड द फाइबर। 104 का क्वेश्चन है, ये देखो ये आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। प्री प्लानिंग स्टेज इन अ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल इंक्लूड्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। प्री प्लानिंग में जो होता है किस किस चीज़ों का ध्यान रखा जाता है प्री प्लान जब करता था, तो डिमांड फोरकास्टिंग। द फिनोमिना वेल डीके अकर्स इन स्टेनलेस स्टील में क्या होता है, इसमें क्रोमियम होता है। क्रोमियम का अगर एलिमेंट हट जाता है तो वहाँ पे कैविटी का जनरेट हो जाता है, उसी को हम लोग वेल डीके बोला जाता है, इसलिए इसका आंसर D हो जाएगा। ठीक है। द हीट जनरेटेड इन रेजिस्टेंस वेल्डिंग इज एक्सप्रेस्ड बाय, तो ये I²RT होता है। वेयर इज बंसदा नेशनल पार्क लोकेटेड, तो ये गुजरात में है। व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ EDL इन द बीम्स, तो हमें पता है कि अगर ये कैंटिलीवर बीम है तो अगर इस तरह का लोड होता है तो इसको आपका न्यूटन पर मीटर के हिसाब से दर्शाते हैं, जिसको यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड बोलते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा A। विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस एक्ट इन अ मूविंग फ्लूइड, तो मूविंग फ्लूइड जो रहेगा तो उसमें कौन कौन सी फोर्सेस जो होती है, इनर्शिया फोर्स भी आता है, ग्रेविटी फोर्स भी आता है, विस्कस फोर्स, ऑल ऑफ द ऑप्शंस आर द करेक्ट। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फ्लैट्स आर प्रेजेंट, तो 2 टाइप्स प्रेजेंट होते हैं। बैगेज इज यूज टू प्रोड्यूस, तो ये होता है पेपर्स। क्लियर है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्लो राइज ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन अंडर द एक्शन ऑफ स्ट्रेसेस। तो ये क्रीप होता है। देखो क्रीप का इसमें 2 क्वेश्चन पूछ लिएगा कि कितने स्टेज होते थे, 3, और स्लो राइज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन किसका होता है, क्रीप फेलियर के कारण होता है। ब्रिटल में हमें पता है कि इसकी जो इलास्टिसिटी होती है 0 होती है। डक्टाइल के कारण हम लोग थिन वायर में किसी भी चीज़ को कन्वर्ट कर सकते हैं। फटिग मतलब इसमें आपका रिवर्स नेचर का, पॉजिटिव निगेटिव, टेंजाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस के कारण जो होता है, अलग अलग नेचर के अगर उसमें किसी कंपोनेंट में अगर लोड जनरेट हो रहा है तो उसमें फटिग फेलियर हो सकता है। और इसको स्ट्रेंथ को दिखाने के लिए एंड्योरेंस लिमिट होता है। और डक्टाइल के केस में यील्ड स्ट्रेंथ, और ब्रिटल के केस में अल्टीमेट टेंजाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, इसमें यील्ड स्ट्रेंथ, अल्टीमेट टेंजाइल स्ट्रेंथ ब्रिटल, और एंड्योरेंस लिमिट होता है फटिग के केस में। ठीक है, जो साइक्लिक लोड के कारण फेलियर होता है फटिग में। किमोनो इज़ द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ, तो ये होता है जापान का। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए आर्टिफिशियल रेजिन, तो ये सिलेक्ट नहीं है। सिलेक्ट बॉन्ड अगर याद आ रहा होगा आपको, बॉन्ड जो हम लोगों ने देखा था, अटेक, गेट, टू गेट, अ सीट इन बार बार इसलिए मैं नॉमेनक्लेचर याद करवा रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। एब्रेसिव, ग्रिड मतलब ग्रेन, ग्रेड मतलब हार्डनेस, एस मतलब आपका स्ट्रक्चर, बी मतलब बॉन्ड, जहाँ पे हमने देखा था कि EVM BSR, ई से सिलेक्ट बॉन्ड। इज अ बीम विथ वन एंड इज फिक्स्ड एंड अदर एंड इज सिंपली सपोर्टेड, तो इसको क्या बोले, प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम बोलेंगे। ठीक है, ओवर हैंगिंग बीम इस तरीके से आएगा कि दोनों पार्ट इसका दोनों साइड में हैंगिंग किया हुआ। फिक्स्ड बीम रहेगा तो दोनों साइड से फिक्स रहेगा। कंटिन्यूस बीम रहेगा तो बहुत सारे इसमें इस तरीके से दिया हुआ रहेगा सपोर्ट। हाउ मेनी डिवीजन आर ग्रेजुएटेड ऑन द थिम्बल ऑफ माइक्रोमीटर, तो थिम्बल ऑफ माइक्रोमीटर में 50 डिवीजन होते हैं, इसका आंसर ये हो जाएगा। विच कंप्यूटर इज जनरली यूज टू मेजर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्पिंडल, तो ये रीड टाइप कंप्यूटर होता है। ठीक है, द मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट, द प्रॉपर्टीज को थिन शीट में होता है तो उसको मेलेबिलिटी बोल देंगे, और थिन वायर में अगर पूछ लेता तब डक्टिलिटी होता। अगला क्वेश्चन, फिलर गेज आर यूज टू, हमने बताया था कि ये मान लो स्पार्क प्लग में कितना गैप है, इसको गैप को हमको मेजर करना है। इसमें पत्ती होती है अलग अलग थिकनेस की। ठीक है, तो गैप वगैरह मेजर करने के जनरली यूज किया जाता है। तो चेक एंड मेजर द बियरिंग क्लियरेंस, क्लियरेंस भी मेजर करता है। चेक एंड गैप एंड द मेटिंग पार्ट, 2 पार्ट के बीच में मिलाना तो उसके बीच में गैप को भी मेजर करता है। स्पार्क प्लग का भी गैप को मेजर करता है, इसलिए ऑल ऑफ द ऑप्शन जो होगा फिलर गेज का आंसर हो जाएगा। व्हाट इज़ द मैक्सिमम अलाउबल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड्स इन ड्रिंकिंग वाटर, तो ये 1.5 मिलीग्राम पर लीटर। तो ये मिलीग्राम पर लीटर जो होता है ना, फ्लोराइड जो यूनिट दिया हुई है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड 2 टर्म आता है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। मान लो कोई वेस्ट वाटर का हम लोग ट्रीटमेंट करना है तो इसमें ऑर्गेनिक मैटर होता है, अगर ये ऑर्गेनिक मैटर ऑटोमेटिक अगर डिकम्पोज होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बट अगर सपोज तो ये इसके लिए जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है ना, उसको बोला जाता है क्या, कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। किसको, कि इस ऑर्गेनिक मैटर को इस वाटर के अंदर में डिकम्पोज करने के लिए द ऑक्सीजन जितना जरूरत पड़ती है उसको बोलेंगे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बट ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक कंपाउंड को डिकम्पोज करने के लिए जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी उसको बोलेंगे केमिकली ऑक्सीजन डिमांड। तो केमिकली ऑक्सीजन डिमांड जो होता है ये हमेशा ज़्यादा होगा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड से। इसकी यूनिट होती है आपका मिलीग्राम पर लीटर होता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है, पेपर पल्प कैन बी रिगार्डेड एज, इसका आंसर हो जाएगा स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड। आपने पढ़ा होगा इस तरीके से dy, तो ये आपका न्यूटनियन फ्लूइड, डायलेटेंट, स्यूडोप्लास्टिक। इसका बाद आपका ये हो गया इसको क्या बोलते हैं भाई, थिक्सोट्रोपिक, सॉरी इसको बोलते हैं डायलेटेंट, थिक्सोट्रोपिक और रियोपेक्टिक। ठीक है, ये न्यूटनियन, ये आपका हो जाएगा डायलेटेंट। ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैं थोड़ा इसको मिस कर रहा हूँ, ये थिक्सोट्रोपिक, ये रियोपेक्टिक होता है, ये मुझे याद है। और यहाँ पे स्यूडोप्लास्टिक आई थिंक इसको बोला जाता है, आप लोग थोड़ा इसको देख लीजिएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। द इमेजिनरी लाइन ड्रॉन इन द फ्लूइड इन सच ए वे दैट द टेंजेंट टू द एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द मोशन टू दैट पॉइंट नोन एज, उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रीम लाइन। व्हाट इज द बाइनरी रिप्रेजेंटेटिव 35, देखो बाइनरी नंबर जैसे हमको निकालना है ना इसका 35 का, तो 35 यहाँ पर इसको 2 से डिवाइड करो तो 2 17 में 34, इसमें 1 हो गया रिमाइंडर, फिर 2 8 16, 1 हो गया रिमाइंडर, 2 चौके 8। ठीक है, तो रिमाइंडर 1, 2 दूनी 4, 2 बार में आपको लगाया तो भाई 2 दूनी 4, तो इसमें रिमाइंडर कितना हो जाएगा आपका 0। हाँ, रिमाइंडर कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, तो यहाँ 2 इसको 2 लिखो, फिर 2 से ये आपका 1 हो जाएगा, तो 1 0, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर भी 0 हो गया ना, ये यहाँ पर ये 1 आ जाएगा, सॉरी। तो अब इसको नीचे से लेके चलते हैं हम लोग, सॉरी यहाँ पे कुछ मैं मिस कर रहा हूँ। बाकी ये आपका जो बाइनरी जो निकलता है इसी तरीके से निकलता है कि उसको 2 से डिवाइड करते चले जाना है और रिमाइंडर जो बचता है इसको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, 2 4 जा
8 1 2 2 ज़ा 4 1 2 2 ज़ा 0। इसको एक बार चेक कर लें, लेकिन इसका आंसर इस तरीके से ही करके आता है, फिर ये नीचे से इसको ऊपर तरीके से करके लिखा जाता है। ठीक है, ये भी यहाँ पे रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ जाता है। एक बार चेक कर लीजिएगा इसको आप लोग। अब ब्लॉक जिसका वेट 20 किलो न्यूटन इज रेस्टिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन दिया हुआ है, which make an angle 30 degree to the horizontal. The component of gravity force parallel to the inclined plane. Component of gravity force parallel to the inclined plane. तो यहाँ पर आपको ग्रेविटी को एंगल आपका ये कितना होगा, इसको आप लोग अपना खुद से सोल्व करो, बताओ इसका आंसर कितना होगा। If the line of action of all the forces are along to the same line, then the forces are said to be collinear forces. आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉफ्टेस्ट एब्रेसिव। तो ये देखो टाइप ऑफ एब्रेसिव आ गया ना, तो सॉफ्टेस्ट एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, जो हम लोग लिखे थे। अ टेक, गेट, टू गेट, अ सीट, इन बार। तो एब्रेसिव का टाइप ये होता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वे डज एसिड रेन अफेक्ट प्लांट। तो प्लांट जो होता है, एसिड रेन जो होता है, जो सॉइल की जो न्यूट्रिएंट्स होती है ना, उसको ये भाई ख़त्म कर देता है। तो ये क्या करता है ना, बाय लिमिटिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। मतलब सॉइल में जो है न्यूट्रिएंट जो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम उसको चाहिए ग्रोथ के लिए, वो नहीं मिल पाता है, तो इसके कारण उसका मरने लगेगा प्लांट, ग्रोथ नहीं हो पाएगा। तो ये एसिड रेन के कारण ये दिक्कत होता है। व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू सरफेस ऑफ एंगल प्लेट। तो ये होता है 90 डिग्री। और चलो ये तो हिस्ट्री का क्वेश्चन है। एनपीएल नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी, आंसर भी हो जाएगा। विच द फॉलोइंग मेटेरियल्स इज द मैक्सिमम डक्टिलिटी, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम का हो जाएगा। विच द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज डिजायरेबल इन पार्ट सब्जेक्ट टू शॉक एंड इम्पैक्ट। शॉक एंड इम्पैक्ट रोड के टफनेस आता है। ठीक है, कूलॉम फ्रिक्शन इज द फ्रिक्शन बिटवीन, तो इसका आंसर डी, बॉडीज हैविंग रिलेटिव मोशन। द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ द वाइट लाइट इनटू 7 कॉन्स्टिट्यूएंट इन कलर्स इज कॉल्ड, उसको हम लोग डिस्पर्शन बोलते हैं, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। लेथ बेड जो होता है वो बना होता है किससे, कास्ट आयरन से बना होता है, याद रखना, क्योंकि उसकी डंपिंग कैपेसिटी अच्छी होती है। व्हेन अ फ्लूइड इज एट रेस्ट द शियर स्ट्रेस इज 0। अभी हमने देखा था कि जब फ्लूइड रेस्ट होता है तो उसमें नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है, निगेटिव होता है, नीचे की तरफ होता है ना, और उसमें शियर स्ट्रेस 0 होता है, इसका आंसर भी हो जाएगा। कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ क्ले, फेल्डस्पर, फ्लिंट एंड फ्रिट इन वेरिंग प्रोपोर्शन। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वर्टिफाइड बॉन्ड। ठीक है, जो हम लोग देखे थे ईवीएम में, जो बॉन्ड टाइप ऑफ बॉन्ड हम लोग देखे थे ग्राइंडिंग व्हील का, वी मतलब वर्टिफाइड बॉन्ड में इस तरीके का मिलकर वो बना हुआ रहता है। द लार्जेस्ट डायमीटर ऑफ द वर्क दैट कैन बी कैरिड बिटवीन द सेंटर्स ऑफ लेथ इज नोन। सेंटर्स मतलब ये 2 सेंटर्स होता है ना, लार्जेस्ट डायमीटर जो पूछ रहा है ये, उसको बोलते हैं स्विंग बोला जाता है, जहाँ पे चौक पे लगाते हैं इसको। द टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड अलेक्जेंडर द ग्रेट बिलोंग। तो ये बिलोंग करता है ग्रीस से। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड बैंक लोकेटेड। तो वर्ल्ड बैंक की हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी है। इसी तरह आप लोग को याद रखना है कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये कहाँ पर है, इसको देख लेना। यूनाइटेड नेशन उसका डिजास्टर, यूएनडीपी डिजास्टर प्लान, ये इसका हेडक्वार्टर देख लेना। तो इस तरह जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसका हेडक्वार्टर आपको पता होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल हार्डवेयर। हार्डवेयर मतलब जिसको हार्ड हो, जिसको हम लोग हाथों से छू सकते हैं। प्रिंटर को भी छू सकते हो, स्कैनर को भी छू सकते हो, माउस को भी छू सकते हो, लेकिन इंटरप्रेटर को आप जो है टच नहीं कर सकते हो। तो यही चीज़ इन लोगों ने यहाँ पे पूछा था। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द यूनिट ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जिसको हम जी बोलते हैं, ये द सेम एज दोज ऑफ। तो ये होता है आपका स्ट्रेस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की बात कर रहा है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा, सॉरी स्ट्रेस जिसका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लेते हैं ना, प्रेशर का भी वही होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का भी वही होता है। क्लियर है, चलो अगला क्वेश्चन। और ये 2 इक्वेशन तो आपको यहाँ से याद रखना, T/J इक्वल टू τ/r इज इक्वल टू g θ/l, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जी, और उसके बाद M/I σ/y इज इक्वल E/r। यहाँ पे ये E हो गया मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, इज फिटेड ऑन द टॉप ऑफ द क्रॉस स्लाइड एंड इज यूज टू सपोर्ट द टूल पोस्ट एंड द कटिंग टूल। तो हमेशा याद रखना, आपको मैंने बताया था कि सबसे पहले जो क्रॉस स्लाइड के ऊपर क्या फिट रहता है, तो सबसे पहले तो नीचे रहता है क्या, कैरेज होता है। कैरेज मतलब कैरी करने वाला, क्या कैरी करेगा भाई। और कैरेज का जो मूवमेंट होता है ये हेड स्ट्रोक और टेल स्ट्रोक के बीच में, ये कौन करवाता है, लीड स्क्रू करवाता है। ठीक है, कैरेज के ऊपर में लीड स्क्रू दिया हुआ है, क्रॉस स्लाइड दिया हुआ है, कैरेज के ऊपर में क्रॉस स्लाइड है, क्रॉस स्लाइड के ऊपर में रहता कंपाउंड रेस्ट, इसी पे लगाया जाता है टूल वगैरह को जो पकड़ के रखता है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल वगैरह का, तो इसी के ऊपर में रहता है। तो पहले कैरेज हो गया, क्रॉस स्लाइड हो गया, उसके ऊपर हो गया कंपाउंड रेस्ट, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका, देखो क्या है, आंसर हो जाएगा बी।
अगला क्वेश्चन, ग्राइंडिंग इज यूज फॉर, तो ये सरफेस फिनिशिंग के लिए यूज़ किया जाता है, और एनलार्जिंग दी होल्स के लिए बोरिंग होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग शुड बी कंपोनेंट बी हीटेड बिफोर नाइट्राइडिंग, तो ये आपका किया जाता है 21 से 100 घंटा जो हीट किया जाता है बिफोर। इसमें लो कार्बन स्टील के जो मटेरियल होता है उसको सरफेस को हार्डनेस करने हार्ड करने के लिए हम लोग नाइट्राइडिंग का यूज़ करते हैं। ये एक केस हार्डनिंग हीट ट्रीटमेंट का टाइप होता है, जहाँ पे नाइट्रोजन का एलिमेंट इस पर सरफेस पे ऐड किया जाता है। नाइट्राइडिंग, साइनाइडिंग और एक कार्बोराइजिंग होता है। साइनाइडिंग के केस में कार्बन प्लस नाइट्रोजन का एलिमेंट सरफेस पे ऐड किया जाता है। कार्बोराइजिंग के केस में ओनली कार्बन का एलिमेंट ऐड किया जाता है। और सबसे ज़्यादा जो हार्डेस्ट सरफेस निकलता है वो नाइट्राइडिंग ऑपरेशन से निकल जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, वेयर डज द बबल रेस्ट ऑन द स्केल व्हेन स्पीड लिमिट इज प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली, ये सेंटर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट जो कि पूछ दिया है भैया, देखो, इन XYZ सप्लायर फाउंड इन डिमांड 200 सेट इन जुलाई, 250 सेट्स इन अगस्त एंड इतने सेट्स इन सितंबर, फाइंड द डिमांड फोरकास्ट फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर यूजिंग सिंपल एवरेज मेथड। तो कुछ नहीं करना है, इन तीनों को ऐड करके डिवाइड कर देना तीन से, वही आपका हो जाएगा सिंपल मूविंग एवरेज का फोरकास्ट। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या है, हु वाज द चार्ज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सी ऑफ द, ये चलो ये भी करंट अफेयर्स है। इस तरीके से हम लोग टोटल 150 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। आई होप अगर कोई डाउट होगा तो जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लेना, किसी क्वेश्चन में अगर डाउट रहेगा, ठीक है। और आगे और 3 सेट इसका बचा हुआ है, मतलब 3 पेपर, तो बताना इसका डिस्कशन करना है क्या। और डिस्कशन अगर मज़ा लगे दोस्त तो लाइक जरूर करना, अगर यहाँ तक पहुँचे तो डेफिनेटली मज़ा आया होगा। और अगर काम की चीज़ें हैं तो उसको दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, और अपनी प्रिपरेशन को रखो पूरी जारी। 22 अप्रैल आपका आने वाला है जो आपका एग्ज़ाम का डेट है। आई होप आप सभी का जो है एग्ज़ाम बढ़िया जाएगा अगर आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से चलेगी। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में गाइस। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।